हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे काकतीय वंश का भाग 2। भाग 1 आपने देख लिया है, जिसमें पूरा जो काकतीय वंश शुरुआत हुआ था, जहां से अन्नम देव ने प्रवेश किया बस्तर के क्षेत्र में और यहां पर काकतीय वंश की शुरुआत की, उसको हमने देखा। और आज हम लोग देखेंगे कि जो एक परिवर्तन होता है काकतीय वंश में, मराठाओं का प्रवेश होगा, अंग्रेज कैसे बस्तर के क्षेत्र में आते हैं, वह आज के विषय का मुख्य टॉपिक रहेगा। तो हम लोग कहाँ पर थे? आखिरी हम जो राजा के बारे में डिस्कस कर रहे थे वह था अजमेर सिंह, जो 1774 से लेकर 1777 तक शासन को संभालता है। यह किसका पुत्र होता है? दलपत देव का। दलपत देव के 2 पुत्र होते हैं, जिसमें होता है अजमेर सिंह और एक पुत्र होता है दरियाई देव। दरियाई देव बड़ी रानी का पुत्र होता है और जो उनकी खास रानी होती है, जिसे पटरानी बोला जाता है, दलपत देव की पटरानी जो होती है, उनका पुत्र होता है अजमेर सिंह, जिसे शासन या उत्तराधिकारी बनाया जाता है। अब ये दोनों भाई हैं, तो दरियाई देव को क्या पसंद आएगा कि बड़े के रहते छोटे को शासन मिल जाए। तो दरियाई देव इस बात से गुस्सा हो जाता है कि उसके भाई को यह शासन मिल गया और एक उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हमें देखने मिलेगा, जहां पर दरियाई देव एक बार इस पर आक्रमण भी करता है अजमेर सिंह पर, परंतु पराजित हो जाता है, क्योंकि इसके पास वैसी सेना नहीं होती कि अजमेर सिंह से लड़ सके, जिस कारण से वह अपने पड़ोस के राज्य जयपुर, जो उड़ीसा में एक क्षेत्र पड़ता है जयपुर, और जयपुर के राजा विक्रमदेव के पास जाता है और उनसे मदद लेता है, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। और एक और चीज होती है यहां पर, जब वह जयपुर के राजा से सहायता लेकर आता है और मराठाओं से सहायता लेता है, 2 लोगों से यह सहायता लेता है। कौन? दरियाई देव 2 लोगों से सहायता लेता है और अजमेर सिंह को पराजित कर देता है। जब अजमेर सिंह पराजित हो जाता है तो वह चला जाता है आदिवासियों के पास कि बस्तर पर बाहरी आक्रमण हो चुका है और मुझे हटाया गया है, जिस कारण से आदिवासी भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और एक विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसे आप जानते हैं उस समय होता है अजमेर सिंह के समय में हल्बा विद्रोह के नाम से जानते हैं। अब आपको जो काकतीय वंश है और विद्रोह दोनों को एक साथ देखना होगा। तो ये हल्बा विद्रोह कब हो रहा है? 1774 के आसपास। और हर विद्रोह में आपको एक नेतृत्वकर्ता और जो इसे दमन करता है, इसके बारे में आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेगा। तो इसका नेतृत्व कौन करेगा? अजमेर सिंह, जो इनका मसीहा बना हुआ है आदिवासियों का। तो नेतृत्व करता अगर पूछा जाए और शासक पूछा जाए, किसके शासन में यह विद्रोह हुआ, तो दोनों चीजों में किसका नाम आएगा? अजमेर सिंह के लिए आएगा। और क्यों हुआ? क्योंकि दरियाई देव ने यहां पर शासन को हथिया लिया था, जिस कारण से यह विद्रोह हुआ। और जब यह विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह में ही अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है और जो हल्बा जो आदिवासी हैं उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। कहा जाता है कि विश्व के इतिहास में ऐसा नरसंहार कभी नहीं देखा गया। तो यह कहाँ देखने मिला हमें? हल्बा विद्रोह में। किसके समय में हुआ? अजमेर सिंह के समय में। और इसका नेतृत्व करता भी कौन था? अजमेर सिंह। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, हल्बा विद्रोह है ना, पहला विद्रोह हो रहा है, इसको आप लेते चलेंगे, क्योंकि आगे भी जो राजाओं के साथ, जिस राजाओं के काल में विद्रोह होगा, उसको भी आपको ध्यान देना है। तो यह हुआ हल्बा विद्रोह। दूसरा चीज और होता है महिपाल देव के समय में। मैंने जैसे बताया था कि महिपाल देव 2 राजाओं की सहायता लेता है। एक तो जयपुर, जो उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा का शासक होता है। दूसरा एक महाराष्ट्र की मदद लेता है। महाराष्ट्र के शासकों, जो भोसला शासक हैं, नागपुर के क्षेत्र में बैठे होते हैं पड़ोस में, उन दोनों राज्यों की सहायता लेता है। कौन? दरियाई देव इन दोनों राज्यों की सहायता लेता है। और क्योंकि इन दोनों ने सहायता की थी, किसने?
उड़ीसा के राजा विक्रमदेव और नागपुर के शासकों द्वारा। इसके सहायता के बदले में यहाँ पर एक संधि की जाती है दरियाई देव के साथ, जिसका नाम है कोटपाड़ की संधि। कोटपाड़ की संधि 6 अप्रैल 1778 में की जाती है, जिसके अंतर्गत दरियाई देव को यह कहा जाता है कि आप 59,000 टकोली या टैक्स या कर जो है नागपुर शासकों को देंगे। यहाँ पर देखेंगे आप 59,000 टकोली देने की बात दरियाई देव के द्वारा स्वीकार की जाती है। दूसरी बात, जो मराठा शासकों का प्रतिनिधित्व उस समय करता है इस संधि में, वह होता है त्रयंबक अविराव। यह प्रश्न आया था, त्रयंबक अविराव जो होता है इस समय मराठा शासकों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रयंबक अविराव। और दूसरी बात, ये तो मराठाओं की बात हो गई। इधर का जो शासक है जो उड़ीसा में बैठा हुआ है विक्रमदेव, क्या वो चुप बैठेगा? उसने भी संधि में अपनी पक्ष रखी, अपनी बात रखी कि मुझे जो है, जो बस्तर में उस समय कोटपाड़ की जगह हुआ करती थी, कोटपाड़ जो परगना है वह उड़ीसा को दिया जाएगा। तो यह बात भी मान ली जाती है और इस प्रकार कोटपाड़ का विलय उड़ीसा में हो जाता है। और दूसरी चीज यह भी होती है कि जो छत्तीसगढ़ पहले अलग हुआ करता था बस्तर से, यहाँ पर बस्तर पहले अलग राज्य ही की तरह कार्य करता था, वह मिल जाता है छत्तीसगढ़ में और बस्तर का विलय भी इस कोटपाड़ की संधि के अंतर्गत होता है। तो ये बातें आपको पूरी क्लियर हो गई होगी कि दरियाई देव जो है एक बदलाव लाता है। बदलाव बोलने से कि यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि मराठों का शासन हमें बस्तर में देखने मिलेगा। अभी तक तो काकती वंश सीधे शासन कर रहा था, परंतु अब काकती वंश जो है किसके अधीन आ जाएगा? यहाँ पर मराठों के अधीन आ जाएगा। 1778 से लेकर 1853 तक इतना लंबा शासन मराठाओं के अधीन यह बस्तर का क्षेत्र रहता है। जब आगे बात बढ़ती है तो राजा आता है महिपाल देव। महिपाल देव 1800 से लेकर 1842 तक इसका शासन हमें देखने मिलता है। यह किसका पुत्र है? दरियाई देव का पुत्र है। महिपाल देव जब शासन संभालता है तब उसका जो साम्राज्य है इतना शक्तिशाली नहीं होता, ना इतना फसल वसल उस समय बहुत कम होते थे, आदिवासियों के द्वारा कर भी बराबर से नहीं दिया जाता था, जिस कारण से यह कोटपाड़ की संधि के अनुसार जो 59,000 टकोली उसे देना होता था, कहाँ? महाराष्ट्र में जो मराठा शासक है उन्हें टकोली देना होता था, वह नहीं दे पाता। और यह बात जब पता चलती है मराठा शासकों को कि बस्तर का जो राजा है हमें टैक्स नहीं दे रहा है, कर नहीं दे रहा है, तो उस समय एक व्यक्ति जिसका नाम है रामचंद्र बाघ, रामचंद्र बाघ को यहां आक्रमण करने के लिए भेजता है। कहां भेजता है? बस्तर में। और किसके शासन में? महिपाल देव के शासन में, कि भाई वो टैक्स नहीं दे रहा है, उससे आपको टैक्स वसूल के लाना है। किसको? रामचंद्र बाघ को। रामचंद्र बाघ जाता है अपनी बड़ी फौज लेकर, बड़ी सेना लेकर, और महिपाल देव पर बुरी तरीके से आक्रमण कर देता है और महिपाल देव को संभलने का मौका नहीं मिलता और वह पराजित हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो देने के लिए कुछ नहीं होता। परंतु रामचंद्र बाघ उसके साथ एक समझौता करता है कि आपके पास जो धमतरी के पास सिहावा नगरी आप जानते हैं, धमतरी के पास का एरिया है, तो वह सिहावा का जो क्षेत्र है वह मराठा शासकों को दे दे टकौली के एवज में। टकौली तो नहीं दे सकते, तो आप सिहावा परगना ही दे दीजिए। तो यह बात होती है नागपुर के शासकों के बीच और यहाँ के राजा महिपाल देव के बीच। इनके के काल में एक विद्रोह होता है जिसके बारे में हम देखेंगे। महिपाल देव के काल में भी एक विद्रोह होता है जिसका नाम है परलकोट का विद्रोह। परलकोट का विद्रोह, परलकोट का विद्रोह जिसके नेतृत्व करता होते हैं गेंद सिंह। अब गेंद सिंह कौन है? गेंद सिंह होते हैं परलकोट के जमींदार। जैसे मैंने बताया
यहां पर नागपुर के शासकों का यहां पर अधिकार हो गया है। तो नागपुर के शासक जो हैं बस्तर में और स्पेशली इस परलकोट के क्षेत्र में बोला जाए यहां पर कर की वृद्धि कर देते हैं, और इस कर की वृद्धि से यहां के आदिवासी जो अबूझमाड़ियां हैं, जो अबूझमाड़ आदिवासी जो हैं, ये बहुत तरीके से परेशान होते हैं, क्योंकि इनके पास इतना धन नहीं होता था कि वह मराठा शासकों को दे सके, जिस कारण से यहां पर एक बहुत ही भयंकर विद्रोह होता है जिसका नेतृत्व करते हैं गेंद सिंह। यहां पर देख रहे हैं आप गेंद सिंह। तो नेतृत्वकर्ता कौन हुआ? बिल्कुल आप ना ये विद्रोह को याद रखते जाएंगे, विद्रोह बहुत ही जरूरी है, एक क्वेश्चन इसमें से बनता ही है, और काकतीय वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन हुआ? गेंद सिंह। क्या था वह? परलकोट का जमींदार। किसके शासन में हो रहा है? यह भी आपको ध्यान देना, महिपाल देव के शासन में, महिपाल देव के शासन में हो रहा है। दूसरी चीज, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको पूछा जाएगा। तो अबूझमाड़िया जो है उनका जो शोषण हो रहा है, कि जो टैक्स वसूली की जा रही है, कर की अधिक वृद्धि वसूली की जा रही है, उसे वापस लेना, यह इनका उद्देश्य होता है। और एक प्रतीक चिन्ह के रूप में इस समय आदिवासी जो यूज करते थे, प्रयोग में उन्होंने प्रतीक चिन्ह के रूप में लाया। जब विद्रोह चला तो इन्होंने एक प्रतीक चिन्ह के रूप में उपयोग किया था, वह था धावड़ा वृक्ष की टहनी। धावड़ा वृक्ष की टहनी का यह प्रयोग करते थे। जब भी इनको अंग्रेजों पर आक्रमण करना होता था या मराठाओं पर आक्रमण करना होता था, तो धावड़ा वृक्ष की टहनी को तोड़कर एक दूसरे को देते जाते थे। जब यह सब व्यक्तियों तक पहुंच जाता था तो इससे पता चल जाता था कि हमें मराठाओं पर आक्रमण करना है। यह जो टेक्निक है यह यूज की जाती है गेंद सिंह के द्वारा। तो किसकी टहनी? धावड़ा वृक्ष की टहनी, इसका उपयोग किया जाता है। और जब अंग्रेज और मराठा दोनों यह देखते हैं कि यह जो गेंद सिंह जो है बहुत शक्तिशाली हो गया है, और आदिवासी भी इसकी बात जैसा यह बोल रहा है, गेंद सिंह जैसा बोल रहा है वैसा ही आदिवासी कर रहे हैं, तो उनका इस विद्रोह को दबाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं, जिस कदम के अंतर्गत एक एगेन्यू के द्वारा कैप्टन पेबे को भेजा जाता है कि आप जाइए और इस जो विद्रोह है उसका दमन कीजिए। जिसमें हम देखते हैं कि गेंद सिंह को फांसी की सजा दी जाती है, फांसी की सजा दी जाती है। और वह दिन भी आप याद रखेंगे कि किस दिन फांसी दी गई, तो वह दिन था 20 जनवरी 1825। 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को उसके ही महल के सामने सजा दी जाती है, फांसी की सजा। और यह परलकोट कौन सा क्षेत्र है? थोड़ा सा मैप में भी दिखा देता हूं मैं आपको। परलकोट पड़ता है आपका कांकेर क्षेत्र में। यहां पर जो एरिया आप देख रहे हैं पखांजूर नाम जानते हैं आप, उस जगह में जाएंगे तो आपको गेंद सिंह की यह मूर्ति भी देखने मिलेगी। यहां पर इनकी मूर्ति बनी हुई है। तो यह क्या था? परलकोट का विद्रोह। अगला जो है, इसके बाद जो राजा आता है, किसके बाद? महिपाल देव के बाद। महिपाल देव के बाद जो राजा आता है वह होता है भूपाल देव। महिपाल देव के भी दो पुत्र होते हैं, जिसमें एक होता है भूपाल देव, दूसरा है दलगंजन सिंह। ये दो पुत्र होते हैं। अब दो पुत्र हुए यानी यहां पर क्या? उत्तराधिकार का प्रॉब्लम आना ही है। तो यहां पर शासन दिया जाता है तारापुर परगने का, किसे? दलगंजन सिंह को। दलगंजन सिंह को तारापुर परगना दे दिया जाता है और भूपाल देव राजा बनता है। कुछ समय पश्चात भूपाल देव के द्वारा, या आप कह सके मराठा शासकों के द्वारा, तारापुर परगने में कर की वृद्धि कर दी जाती है, जिस कारण से वहां पर एक विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है और दलगंजन सिंह के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है, जिस कारण से आप इसे तारापुर विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, तारापुर विद्रोह।
और दूसरा विद्रोह इसके काल में होता है वह होता है मेरिया विद्रोह। तो ये दोनों विद्रोहों को देखेंगे किसके समय में हो रहा है, भूपाल देव के समय में। तो पहला जैसे मैंने विद्रोह बताया, तारापुर विद्रोह होता है, किसके शासन में हो रहा है, भूपाल देव के शासन में। और परगना कौन सा है, तारापुर परगने के नाम पर ही यह तारापुर विद्रोह पड़ा। और नेतृत्वकर्ता कौन है, दलगंजन सिंह। उद्देश्य क्या था, कर बढ़ाया जो गया है उसे वापस लिया जाए, यह उनका उद्देश्य था। जो मराठा शासकों ने जो कर लगाया है आदिवासियों के ऊपर उसे वापस लिया जाए। और जब अंग्रेजों को यह बात पता चलती है तो मेजर विलियमसन को भेजा जाता है यहाँ और उनकी बात सुनी जाती है, आदिवासियों की बात सुनी जाती है और कर वृद्धि को वापस लिया जाता है। तो इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं कि यह एक सफल आंदोलन रहा होगा। दूसरा जो एक विद्रोह होता है वह है मेरिया विद्रोह, मेरिया या माड़िया विद्रोह। 1842 से लेकर 1863 के आसपास यह विद्रोह होता है। इसमें यह होता था, जैसे आप जानते हैं कि दंतेश्वरी माता का मंदिर जो है दंतेवाड़ा में, वहां पर उस समय पर उस काल में नर बलि दी जाती थी और उस नर बलि की बात जो है अंग्रेजों को पता चल जाती है कि दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि दी जाती है, जिसका विरोध अंग्रेजों द्वारा किया जाता है कि आप ये नर बलि समाप्त कीजिए। और अंग्रेज जो हैं कुछ अधिकारी दंतेश्वरी मंदिर के पास भेज देते हैं, सैनिकों को वहां भेज देते हैं कि आप ये नर बलि ना होने दें। और ये नर बलि का उन्मूलन भी अंग्रेजों द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि ये नर बलि क्या है, एक पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, जिस कारण से आदिवासी यहां पर विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं और एक विद्रोह कर देते हैं। किसके खिलाफ, अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ, जिसका नेतृत्व कौन है, हिड़मा मांझी। हिड़मा मांझी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है आदिवासियों का और अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ते हैं, जिसमें हिड़मा मांझी को हार का सामना करना पड़ता है, वह पराजित होता है। तो जो नरबलि प्रथा बनी उसका अगर जांच करता आपको पूछा गया, अंग्रेजों में किसने इसकी जांच की थी नरबलि की, वह था मैकफर्सन। और इस विद्रोह को अगर पूछा जाए दबाया किसने, दमन किसने किया, तो वह था कैंपबेल। तो जैसे मैंने बताया, हमेशा आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो शासक आपको याद रखना है कि कौन सा राजा हुआ करता था, दूसरा इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भूपाल देव का शासन था और नेतृत्वकर्ता कौन हुआ, हिड़मा मांझी। इस प्रकार दूसरा जो विद्रोह है हमें भूपाल देव के काल में देखने मिला। आगे जब हम बढ़ते हैं तो समय कौन सा पहुंच गए हम, 1853-54 के आसपास पहुंच चुके हैं। और यह दौर कौन सा है, यह दौर अगर देखें भारतीय इतिहास में, इस समय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक हड़प नीति चलाई जाती है। हड़प नीति, उस हड़प नीति के अंतर्गत मराठा जो शासक होते हैं उस समय, रघुजी तृतीय, देख लेते हैं हम। उस समय जो मराठा शासक होते हैं जिनका नाम होता है रघुजी तृतीय, इनका कोई पुत्र नहीं होता। इनका पुत्र न होने के कारण यहां पर जो सत्ता है अंग्रेजों द्वारा ले ली जाती है। और अब जो शासन हम देखेंगे वह कैसा होगा, सीधा अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। यहां पर टॉपिक में भी लिखा हुआ है, बस्तर जो है ब्रिटिश राज के अंदर अब चला जाएगा, क्योंकि मराठा भी ब्रिटिश के अंदर चले गए हैं। तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी की
हड़प नीति के अंतर्गत यह शासन कहां चला गया? ब्रिटिशर्स के अंदर चला गया। दूसरा जो हम देखते हैं, यह शासन इसका यहां पर किसका होता है बस्तर में? तो वह होता है भैरमदेव का। भैरमदेव का शासन होता है और इसका शासन होता है 1853 से लेकर 1891 तक। इसके काल में जब अंग्रेजों का अधिकार बस्तर पर हो जाता है तो एक डिप्टी कमिश्नर बनते हैं जिनका नाम होता है चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट यहां पर एक यूरोपीय डिप्टी कमिश्नर बनकर आता है 1856 में। और दो विद्रोह होते हैं भैरमदेव के काल में, एक है लिंगागिरी और दूसरा है कोई विद्रोह, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तीसरा एक और विद्रोह होता है जिसको आपको जानना है, वह है रानी चोरिस का विद्रोह। रानी चोरिस का विद्रोह। और यह रानी कौन है? भैरमदेव की बहुत सी रानियां थी, जिसमें एक रानी होती है जिसका नाम होता है जुगराज कुंवर। जुगराज कुंवर। जुगराज कुंवर यहां पर शासन न मिलने के कारण, इनके पुत्रों को शासन न मिलने के कारण जुगराज कुंवर यहां पर विद्रोह में उतारू हो जाती है, जिसे रानी चोरिस के नाम से भी यहां जाना जाता है। और इसके काल में जो दो विद्रोह हुए उसमें सबसे फेमस था, जो प्रसिद्ध था, वह है लिंगागिरी विद्रोह और दूसरा मैंने क्या बताया था? कोई विद्रोह। तो लिंगागिरी विद्रोह होता है 1856 में। और यह दौर कौन सा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समय चल रहा है और उसी समय पर हो रहा है क्या? लिंगागिरी विद्रोह। शासक कौन? भैरमदेव। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता है वह होता है धुर्वाराम माड़िया। धुर्वाराम माड़िया। अब हुआ क्या था? जो लिंगागिरी है वह एक तालुका है। भोपालपट्टनम जो जगह जानते हैं बस्तर में, भोपालपट्टनम की एक तालुका है लिंगागिरी। यहां के आदिवासियों को बस्तर का जो क्षेत्र है अंग्रेजों के अधीन जाना पसंद नहीं आता है। जैसे हमने बताया कि अंग्रेज जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति है उसके अंतर्गत इसे बस्तर को भी शामिल कर लेते हैं, तो यह बात बिल्कुल भी इन्हें पसंद नहीं होती और ये एक विद्रोह करते हैं जिसका नाम क्या है? लिंगागिरी विद्रोह। और इसके अगर परिणाम की बात करें तो जो इसका नेतृत्व करता होता है धुर्वाराम माड़िया, उसे फांसी दे दी जाती है और ये पूरा विद्रोह समाप्त हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो विद्रोह होता है वह होता है 1859 में, जिसका नाम है कोई विद्रोह। कोई विद्रोह। कोई एक जनजाति है जो बस्तर के क्षेत्र में रहते हैं, उसे कोई कहा जाता है। पहाड़ों में, जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं उसे कोई कहा जाता है, जिनके द्वारा विद्रोह किया गया था, कोई विद्रोह। और यह जंगल जो है, जो वन, उसे बचाने के लिए किया गया विद्रोह था। तो इस विद्रोह के बारे में भी जान लेते हैं। इस समय भी शासन कौन, किसका शासन चल रहा है? नागुर दुर्ला का। नागुर दुर्ला का यहां पर शासन चलता है। इस समय शासन किसका चलता है? इस समय शासन चलता है भैरम देव का। और इसका नेतृत्वकर्ता की अगर बात करें तो वह होता है नागुर दुर्ला, जो पोटेकला का जमींदार होता है। जैसे मैंने बताया यह जंगल को बचाने के लिए था, तो यह कौन सा ऐसा बात था, कौन सी ऐसी बात हो गई थी जिसके कारण विद्रोह में उतरना पड़ा? होता यह था कि जो हैदराबाद और नागपुर के जो क्षेत्र के जो राजा थे वह बस्तर के क्षेत्र के साल वनों को काटा करते थे और अपने क्षेत्र में ले जाकर बेचा करते थे अधिक दामों पर, जिस कारण से यहां पर हम देखते हैं कि आदिवासियों को उसका सही मुआवजा या साल वृक्ष के बदले जितना पैसा मिलना चाहिए, जमींदारों को भी उतना पैसा नहीं मिलता। बस्तर के क्षेत्र के लोग को यहां पर उतना पैसा नहीं मिलता, जिस कारण से वह देखते हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, परंतु बाहर के राजा
इन साल वृक्षों से बहुत अधिक कमाई कर रहे हैं और वो एक विद्रोह कर देते हैं जिसे हम कोई विद्रोह के नाम से जानते हैं। इस कोई विद्रोह में एक नारा भी फेमस था जिसमें यहाँ के आदिवासी जब लड़ाई करते थे तो उस समय अंग्रेज अगर पेड़ काटेंगे तो हम एक एक का सर काटेंगे। एक पेड़ के पीछे, एक साल वृक्ष के पीछे एक पेड़ काटा जाएगा, एक मनुष्य को मार दिया जाएगा या एक अंग्रेज को मार दिया जाएगा। तो वह नारा क्या था? एक वृक्ष के पीछे एक सर, एक वृक्ष के पीछे एक सर का नारा किस में दिया गया? कोई विद्रोह में। और इसे पहली वन या पेड़ों को बचाने के लिए जो की गई आंदोलन यह भी हम कह सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक मुड़िया विद्रोह होता है। 3 विद्रोह हो गए, ये तीसरा विद्रोह है। यह भी किसके शासन में हो रहा है? भैरम देव के शासन में। नेतृत्वकर्ता कौन? मैंने हमेशा बताया कि आपको नेतृत्वकर्ता पता होना चाहिए। कौन है? झाड़ा सिरहा। झाड़ा सिरहा। कारण क्या होते हैं? ये जो विद्रोह हुआ उसका कारण क्या होता है? उस समय जब बात करें, भैरम देव के शासन में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और अंग्रेज जो है अपने दीवानों को वहां बैठाते थे जो कर की वसूली करते थे। उस समय एक दीवान हुआ करता था जिसका नाम है गोपीनाथ कपटवाड़। गोपीनाथ कपटवाड़, इसे देख लीजिए। गोपीनाथ, यह गोपीनाथ जो है आदिवासियों का बहुत ज्यादा शोषण करता था, बहुत ज्यादा कर वसूली करता था, उन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था, जिस कारण से आदिवासी बहुत गुस्सा हो गए थे इसकी बातों से। और जब यह भैरम देव को बताने जाते थे तो भैरम देव के द्वारा भी इसे अनसुना कर दिया जाता था आदिवासियों की बात को, जिस कारण से जो विद्रोह होता है उसका नाम क्या है? मुड़िया या मुरिया विद्रोह, जो जनवरी 1876 में हमें देखने मिलता है। और ये मुड़िया क्या है? ये आदिवासी हैं। और इनके समय में भी एक प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, वह होता है आम वृक्ष की टहनी। जैसे मैंने बताया था, धारवाड़ वृक्ष की टहनी आप देखे थे गेंदे सिंह के टाइम में परलकोट विद्रोह में, वैसे यहां पर देखा जाएगा आपको आम वृक्ष की टहनी। और दमनकर्ता अगर बोला जाए तो वह कौन था? मैक जॉर्ज। मैक जॉर्ज इनके विद्रोह को दमन करता है। और अंग्रेजों के द्वारा एक सफल समझौता भी किया जाता है इनको बुलाकर कि आप आइए हमसे बात कीजिए। जब अंग्रेज और आदिवासी बात करते हैं, मुड़िया आदिवासी बात करते हैं, तो उनकी बात सुनी जाती है और उनके असंतोष का निराकरण भी किया जाता है। और जो गोपीनाथ है, जो दीवान है, जो इनका शोषण करता है आदिवासियों का, उसे हटा दिया जाता है। और उसी समय पहली बार मुड़िया दरबार 2 मार्च 1876 को मुड़िया दरबार बनाया जाता है। यहां पर मुड़िया दरबार का आयोजन करवाया जाता है। तो यह सब बातें किस में देखें हम? मुड़िया विद्रोह में। भैरम देव के बाद जो शासन होगा, जिस राजा का अधिकार होगा, वह है रुद्र प्रताप देव। 1891 से लेकर 1921, समय देखते जाएंगे हम 19वीं सदी के आसपास पहुंच चुके हैं। 19th सेंचुरी में शासन शुरू हुआ था 1300 से लेकर अभी पहुंच गए 1800 में। शासक कौन है अब? रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव का विवाह होता है चंद्र कुमार देवी के साथ और इनका कोई पुत्र नहीं होता, एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है प्रफुल्ल कुमारी देवी। और यह प्रफुल्ल कुमारी देवी का विवाह पड़ोस के जो राज्य हैं उड़ीसा में जो मयूरभंज है, मयूरभंज के राजा प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ इनका विवाह होता है, प्रफुल्ल कुमारी देवी का। रुद्र प्रताप देव ने बहुत सारे कार्य भी किए, बहुत अच्छे कार्य किए, जिसमें उन्होंने जगदलपुर में जो चौराहे बनाए वो प्रमुख है, जिस कारण से जगदलपुर को आप आज के टाइम में जगदलपुर को आज चौराहों के शहर के नाम से जानते हैं, चौराहों के शहर के नाम से।
इस काल को अगर ध्यान से देखें तो 1891 से लेकर 1921 की बात है। तो 1914 के आसपास प्रथम विश्व युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है, जिसमें रुद्र प्रताप देव के द्वारा अंग्रेजों की सहायता की जाती है अपनी सेना देकर, जिस कारण से इन्हें अंग्रेजों के द्वारा रुद्र प्रताप देव को उपाधि दी जाती है। उपाधि दी जाती है, वह कौन सी उपाधि है? सेंट जेरूसलेम, सेंट जेरूसलेम की यहां उपाधि दी जाती है। किसे? रुद्र प्रताप देव को, रुद्र प्रताप देव को उपाधि दी गई। रुद्र प्रताप देव के समय में भी एक विद्रोह होता है जिसका नाम है भूमकाल विद्रोह, सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह। भूमकाल, जैसे गेंद सिंह का परलकोट है, वैसे भूमकाल विद्रोह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भूमकाल विद्रोह का नाम से ही आप समझ जाइए, भूमकाल का अर्थ ही होता है भूकंप। भूकंप बहुत ही भीषण विद्रोह होता है। इसका अगर नेतृत्व करता देखें तो गुंडाधुर इनका नेतृत्व करता है। और यह विद्रोह भी वनों से संबंधित है, जो वनों की कटाई होती है उससे संबंधित है। यहां पर देख लीजिए, इसका उद्देश्य ही था कि जो स्थानीय जो जनता है उन्हें वनों का उपयोग करने दिया जाए, और शराब जो बाहरी लोगों के द्वारा यहां उपयोग किया जा रहा है उसे भी बंद किया जाए। और किसके शासन में हो रहा है यह? रुद्र प्रताप देव के शासन में। इसके काल में जब अंग्रेजों को पता चलती है बात कि यहां पर गुंडाधुर ने यहां पर आक्रमण कर दिया है, क्योंकि यहां पर होता यह था कि कभी भी कोई विद्रोह होता था तो सीधा ये अंग्रेजों के जो रसद के कारखाने होते थे या अंग्रेज जो अपनी संपत्ति को जहां रखा करते थे उसे बुरी तरीके से आदिवासी लूट लेते थे, जिसके कारण से अंग्रेज अपने एक अधिकारी को भेजते हैं जिसका नाम है कैप्टन गेयर। और कैप्टन गेयर जब जाता है तो यहां पर इनके साथ समझौता कर लेता है और यह विद्रोह को समाप्त कर देता है। तो यहां पर 3 पॉइंट क्या क्या याद रखेंगे? रुद्र प्रताप देव इस विद्रोह का शासक है, नेतृत्वकर्ता गुंडाधुर। क्या कारण था? वनों के उपेक्षा, जो वन अधिकार आदिवासियों को मिलने चाहिए वह इनका उद्देश्य था। और क्या कि एक और चीज, जो प्रतीक चिन्ह है, इस समय आम की टहनी का उपयोग करते हैं, आम और लाल मिर्च की टहनी का उपयोग ये करते हैं। तो आपको याद रखना है गुंडाधुर को भी किससे जुड़ा हुआ है? भूमकाल विद्रोह से। और यह कब हुआ था? फरवरी 1910 में। इन विद्रोहों को एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा, अलग से एक बार और हम लोग देखेंगे। अभी ये समकालीन इनका विद्रोह होते जा रहा है, राजाओं के समकालीन, इसलिए इनकी चर्चा साथ में करनी जरूरी है, तभी आप इसे समझ पाएंगे। अगला, जैसे मैंने बताया, रुद्र प्रताप की एक पुत्री होती है जिनका नाम होता है प्रफुल्ल कुमार देवी, और उनका विवाह किससे होता है? भंजदेव के शासक, भंजदेव शासक होता है जो राजा होता है, उनके साथ होता है। इनकी 2 बेटी और 2 बेटे होते हैं, जिनमें अगला शासक बनेगा वह बनेगा प्रवीर भंजदेव। प्रफुल्ल कुमारी देवी के बाद प्रवीर भंजदेव यहां पर शासन करता है। प्रवीर भंजदेव का शासन अगर देखें तो कहां से कहां तक होगा? प्रवीर भंजदेव, अगर इनकी माता का शासन देखें तो 1919 से 36 तक, तो प्रवीर भंजदेव का शासन होगा 36 से 47 के आसपास, 1947 के आसपास। और इस प्रकार काकतीय वंश का जो हमने देखा 1300 से लेकर 1947 तक यह शासन समाप्त हो जाएगा। प्रफुल्ल कुमार देवी के बारे में जो जानकारी मिलती है वह एक पुस्तक से मिलती है। उस पुस्तक का नाम है द इंडियन वुमेनहुड। इस पुस्तक से इनके बारे में जानकारी मिलती है कि यह छत्तीसगढ़ की
प्रथम महिला शासिका हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी। तो ये प्रश्न भी आया हुआ था कि छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रफुल्ल कुमार देवी। और प्रफुल्ल कुमारी देवी का विवाह जैसे मैंने बताया कि भंजदेव के राजा प्रफुल्ल चंद्र से हुआ था। तो अब शासक कैसा होगा, भंजदेव का शासन यानी भंज वंश शुरू हो जाता है। जैसे आप देखे थे शुरुआत में काकतीय वंश देखे, फिर चालुक्य देखे आप, फिर बीच में चंदेल वंश भी चला था, वैसे ही अब भंजदेव चलता है। तो ये वंश परिवर्तन भी काकतीय वंश की एक खासियत और विशेषता भी रही है। इस प्रकार यह शासन पूरा, इनका जो शासन है हम पूरा डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे हम देखेंगे मराठा शासकों के बारे में अगले क्लास में। एक बार मैं आपको जो विद्रोहों का जो सारणी है, कौन कौन से विद्रोह पूरा हमने डिस्कशन किया था पूरे क्लास में, उसको एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। हमने देखा था हलबा विद्रोह 1774 में, परलकोट 1825 में, मेरिया विद्रोह देखा, तारापुर 1842, लिंगागिरी भी 1856 के आसपास, कोई, मौर्या और भूमकाल। यह विद्रोह की सारणी आप देख लीजिए अच्छे से, इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि काकतीय वंश के साथ में ये विद्रोहों का नाता लगा हुआ है और इसमें से प्रश्न आते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम देखेंगे कि मराठा शासक कैसे हमारे छत्तीसगढ़ पर शासन किए और उनका इतिहास क्या था। इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।